रंबा गांव के सारे सम्मानित मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी दोस्तों, सबको नमस्ते हाथ जोड़कर। सुनील ने आपको बताया कि भाई आपके बीज ले लिए इन लोगों ने, आपके बीज पे भी कब्जा कर लिया, आपके डंगरों के बीज पे भी कब्जा कर लिया और आपके बच्चों के बीज पे भी कब्जा कर लिया। असल में ये करना क्या चाहते हैं? आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, भैया करना क्या चाहते हैं और कौन लोग हैं और इससे इनको हासिल क्या होगा? हमारी बातें आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले ना लोगों को समझ में नहीं आया करती थी। उसका कारण ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो गांव के लोग हैं भारत में, और जो गांव का आदमी है बड़ा शरीफ आदमी है। उसको नहीं आती समझ में कि ये मतलब चोरी ठगी ज्यादा बड़ी, मतलब छोटे लेवल पे उसको कुछ भी समझ में आ जाएगा अपने लोकल लेवल पे, लेकिन जितने बड़े षड्यंत्र हैं, इतने बड़े षड्यंत्र इनको समझ में नहीं आते। तो ये पल्ले ही नहीं पड़ता यार करना क्यों कौन के सामने। हमारे एक साथी हैं रवि कुआड़ भाई, उन्होंने 2014-15 में एक भाषण में बोला था, ऐसे ही गांव किसी मीटिंग में था वो, तो उसने बोला था कि अगले 5 से 7 साल में ये लोग एक वायरस लेके आएंगे जिससे ये आपको घरों में कैद करेंगे और उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ केमिकल आपके शरीर में डालेंगे। ये बात 14-15 में बोली। तो जो लोग थे उनके कहा करते यार तू क्यों पागल बना रहा है? जो हम आज से 4 साल पहले समझाया करते, 2 साल पहले समझाया करते, जब लॉकडाउन लगा तब समझाया करते, तो लोग यूं कहते क्यों पागल बना रहे। और जो हम आज समझाएंगे आपको, हो सकता है कि आज आप उस बात को मानने के लिए तैयार ही ना हो, फिर हम ऐसी बात कहने क्यों आ रहे हैं आपके बीच जो हमने अंदाजा है कि आपको कम समझ में आएगी। उसका कारण है हमारे पुरखे यूं क्या करते, हमारे जो बूढ़े हैं, कि अगर जब छात को रिपेयर करना है ना बारिश से बचने के लिए, भाई चूहे ना उसमें पानी ना आए, तो उसके लिए जरूरी है कि वो बारिश आने से पहले कर लो तो बच जाओगे। बारिश आने के बाद अपनी छत में रिपेयर करने का कोई तुक नहीं है, फिर तो खराबा हो लेगा। अगर पानी में तैरने के लिए नाव बनानी है तो भाई बाढ़ आने से पहले बना लो, जो इंतजाम समस्या से पहले समझ लो। तो हम आपको समस्या से पहले समझाने के लिए, बताने के लिए आए हैं, ताकि जब कोई आपके गांव में उनका कोई गुंडा बदमाश आए तो आपको समझ में आ जाए कि ये इसलिए हो रहा है। हम आपको आकर के, हमने आपसे कुछ नहीं लेना। जो ये किया, ये हरजीत भाईयर ने अपना जैसे भी समर्थन से ये खर्चा भी कर दिया। हम तो बल्कि इसके खिलाफ भी हैं कि ये पैसे वैसे मत वेस्ट किया करो इन चीजों के ऊपर, टेंट वेंट पे। गांव की बात होती है, गांव वाले तो चुपाड़ कर कहीं भी बैठ के बात कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी रीजन क्या है कि हमें कुछ निकालना नहीं है इससे कि आज यहां इन चीजों पे 5,000 खर्चा कर दिया तो कल को आपसे 10,000 कमाएंगे, या अगर आज आप हमारा साथ, मतलब आज हम आपके साथ आएंगे तो कल आपका साथ बदले में लेंगे। बदले में नहीं चाहिए कुछ भी आपसे। वो सुनील भाई ने बता दिया आपको कि आप बचेंगे, समाज बचेगा तो मेरा बच्चा बचेगा। अगर सारी नपुंसकता की लाइन में लग लेंगे, अगर सारी बर्बादी के रास्ते लग लेंगे, अगर सारी नशेड़ी हो लेंगे, अगर सभी बर्बाद, तो मेरा बच्चा कहां से बचेगा भाई? अभी इन्होंने जारी किया ना, स्कूल में नहीं घुसने देंगे जिसके पास 2 लगवाए और सर्टिफिकेट नहीं होंगे। बोला था ना इन्होंने कि 2 लगवाओ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो स्कूल में नहीं जाने देंगे। मेरा बच्चा 10वीं में था, मेरे तो चट्टा चट गया, क्योंकि मैंने तो पता था समस्या है। मेरे को मालूम था कि जिसने तो लगवा ली, इनकी समझ, इनके शरीरों में चेंज आएंगे जब बदलेंगे। अब देखो आपके आसपास हार्ट अटैक कितने होने लग रहे, ब्रेन हेमरेज कितने होने लग रहे, और सरकार ये साबित करने पे लगी है बीमारी की वजह से हो यार। अरे भाई जो तुमने केमिकल डाला है उसकी वजह से मर रहे हैं लोग। लेकिन लोगों को उस टाइम पे समझ में नहीं आती थी। लोग कह रहे सरकार क्यों गलत करेगी? अरे सरकार है ही नहीं,
आपको लगता है सरकार है, प्राइवेट ठेकेदार बैठे हैं, नशे के कारोबार करने वाले, दारू का कारोबार करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, समाज के सबसे लुच्चे आदमी पंचायतों में बेच रखे हैं, सबसे गंदे आदमी। वो आपका भला करेंगे? आपने तो पार्टी को टिकट दी, पार्टी को दी थी वोट, है ना? आपने तो जो वोट दी वो दी किसी पार्टी को, किसी जात को, किसी धर्म को। मुद्दे को आपने वोट दी नहीं थी, कोई आदमी आया नहीं था। और केड़ी चाहिए तेनू पंजाबी? अब ठीक है, किसने भेजा? की रखी उन्हें गाँव में मूर्ति आ जाए, इन्हें सुनने दो। आराम से बैठो, अच्छा रहेगा। कोई नहीं, कोई नहीं। अब इस चाल को, पूरी चाल को समझने के लिए जब मेरे को ये लगा ना कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अपनी औलाद भी काबू में आ गई। अब स्कूल में, ये स्कूल है आपके नजदीक में ना, सैनिक स्कूल, यहां पढ़ता था मेरा बेटा। स्कूल वाले बोले कि जी ये तो आर्मी के अंडर आता है और ये तो माननी पड़ेगी। हमने कहा जी हमारा बच्चा नहीं लगवाएगा, चाहे बाकी सारा स्कूल लगवा लो, मैं अपने बच्चे को अनपढ़ रख लूंगा। शरीर से ऊपर कुछ नहीं, ना किसी कागज के लिए, ना पैसे के लिए, ना तनख्वाह के लिए, ना कहीं आने जाने के, मैं अपना शरीर नहीं सौंपूंगा भाई। ये तो वो लोग करते हैं जो धंधा करते हैं। शरीर सौंपने का काम तो किसी चीज के बदले में कि तू मेरा ये काम कर दे, तो मेरे शरीर के साथ जो मर्जी कर ले। मैं अपनी औलाद और अपने माँ बाप और अपने बच्चों की अगर रक्षा नहीं कर सकता तो लानत है मेरे ऊपर। अगर मैं ठीक समझता हूं कि भाई अच्छी चीज है तो लो 100 बार, लेकिन जब मुझे पता है कि इसमें गड़बड़ है तो मैं सिर्फ इसलिए लगवा लूं कि मुझे बस में चढ़ना है, इसलिए लगवा लूं कि मुझे विदेश में जाना है, इसलिए चढ़वा लूं कि मैं, ना जी ना, ये नहीं चलेगा। और हमने प्लान किया कि धरना देंगे स्कूल के बाहर। वो तो स्कूल वालों ने एंट्री कर दी। मास्टर कहने लगे कि जी अब स्कूल के अंदर जाके लगवाएंगे। मैंने मतलब छोड़ूंगा नहीं जिस मास्टर ने मेरे बच्चे का हाथ लगा दिया, क्योंकि आप उसको घर भेज देना, अनपढ़ रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वहां टीचर पूछने लगे फिर आपको इन षड्यंत्रों का कैसे पता चलता है? अरे आपके सामने सरेआम होता है, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप लोगों को स्कूलों के अंदर पढ़ना सिखाया नहीं। अब हमारे बच्चे हैं, ये कॉलेजों में जाते होंगे, इनको सिर्फ 2 चीज सिखाई। स्कूल में गए, किताब उठाई, रट्टे मारे, पेपर दिया और बात खत्म। नौकरी लगने के लिए भी पेपर दिया, पेपर पेपर पेपर, दिमाग से भी सोचना। अब मैं आपको 3 डॉट मिलाऊंगा और वो समझना सिर्फ एक। जीएमओ किस किस को पता है क्या होता है? जो सुनील भाई ने बताया, जीएमओ के बारे में किसी को मालूम है क्या होता है जीएमओ? नहीं मालूम, आप लोगों को नहीं मालूम, गांव वालों को मैं आपको जीएमओ बताता हूं क्या होता है। आपने एक चीज थोड़े से उदाहरण के लिए थोड़ा बता देता हूं। अपनी देसी गाय होती है, उसको भैंसे के साथ यानी जोटे के साथ संकर करके अमेरिकन गाय बना दी इन्होंने। जैसे खच्चर बनाया ना, ना तो गधा ना घोड़ा, मतलब गधी के साथ में घोड़े को संकर करके इन लोगों ने बीच की एक जाति बना दी। ये नस्ल खराब करने की जो प्रक्रिया है ये इन्होंने फसलों में भी चालू कर दी। जीएमओ इसको बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी हमारे शरीर के जीन बदल के हमको कुछ और ही बना देते हैं ये। तो ये जानवरों के साथ, फसलों के साथ करते रहते हैं, बीजों के साथ करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ये कहते हैं कि इससे ना हमारी मनमर्जी की वो प्रजाति पैदा कर सकते हैं हम, जैसी हमको चाहिए। बड़ा प्लानिंग के साथ खेल खेलते हैं। हमारी जो गाय होती थी पहले, हमारे जो डंगर होते थे, भैंस गाय थी, वो चरने के लिए जाती थी जंगल में।
वहां से जड़ी बूटियां जो हमारे काम की थी वो खा के, और जो उसका दूध होता था, हमारा गांव का आदमी सिर्फ दूध को ही पूर्ण आहार, भाई दूध की खाओ, कोई नहीं दुनिया की कोई ताकत अपन है बीमार कर सकती, ऐसा बोला करते हमारे बुजुर्ग। और जिन्होंने खाया है वो, मतलब इन्होंने तो बीमार कर दिए तो कर दिए, अपने आप बीमार नहीं हुए। अब इन लोगों ने क्या किया, गाय के साथ संकर करके अमेरिकन गाय बनाई, उसके ऊपर रिसर्च किया। जहां हमारी गाय का दूध संपूर्ण आहार बोला गया, वहीं अमेरिकन गाय के दूध के अंदर वही एंडोसल्फान और जहर पाए गए दूसरे टाइप के। तो इन्होंने अखबार में छापा, गाय के दूध में हानिकारक तत्व, और धीरे धीरे इधर से जंगल खत्म कर दिए, अपने जंगलों की जगह काट दिए, पंचायत की जमीन बना दी, वहां उसको ठेके पर देने लग गए, और उधर से गाय के खिलाफ दोनों तरफ षड्यंत्र चल पड़ा। तो लोगों ने धीरे धीरे करे, गाय पालना तो बोझ का काम हो गया, यो हो गया, इसमें खर्चा ज्यादा हो गया, दूध थोड़ा आवे, पतला दूध है, कर करके धीरे 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 खत्म, गांव से निकाल दिया। पानी बिल्कुल खराब नहीं होता था हमारे गांव का, कुएं थे, नलके थे और जोड़ थे। अगर हमने बर्तन भी धो लिए, कपड़े भी धो लिए, तांसड़े में पानी था, उस तांसड़े का पानी ऐसे आंगन में फैला दिया तो आंगन कच्चे होते थे, ज्यादा ईंट होती थी, वो उसके अंदर ही चला जाया करता, जमीन के अंदर ही। इन्होंने लैट्रिन के खड्डे पक्के करे, घर घर लैट्रिन खुलवाई, उसके बाद उस लैट्रिन का जो खड्डा था वो बाहर नाली में खोला, जो जी, और नालियां पक्की कर दी, और वो नालियां जाके जोड़ में जाएंगी। अब जोड़ में अगर लोगों की लैट्रिन जाएंगी तो अपने डंगरों को वहां पानी कौन पिलाएगा? तो लोगों ने जोड़ का इस्तेमाल बंद कर दिया, तो जोड़ सड़ने लग गए। जोड़ सड़ने की वजह से बीमारी होगी अलग, मच्छर वगैरह पैदा होंगे वो अलग, और जो आपके घर में लैट्रिन का जो काम था वो आपको समझ में नहीं आया, खेल क्या था। 4 बजे उठ के जंगल में जाया करते, अंधेरे अंधेरे। 6 बजे कोई मेरे जैसा जाया करता तो हमारे बुजुर्ग क्या करते है, ससुरा दोपहरी में चल जा है। जो आदमी 4 बजे उठेगा वो बीमारी नहीं हो सकता लाइफ में। पहले हम खाने के लिए घर आया करते, अगने के लिए जंगल जाया करते, बाहर जाया करते, इब खा के बाहर तावे और अगने खातर घर है। इब यो काम हो रहा हमारा, उल्टा रास्ता बना दिया। अब आपकी लैट्रिन का हिसाब किताब समझ में नहीं आया, सरकार ने बड़े ओपनली अखबारों में लिखा, इतने करोड़ लैट्रिन बनाई। अच्छा, एक लैट्रिन में कितनी ईंट लग गए, कितनी सीमेंट लग गए, कितनी बजरी लग गए, कितने में लैट्रिन साफ करने की ब्रश लगे, कितना प्लास्टिक की बाल्टी लगे, कितने उसके अंदर बल्ब लगेंगे, कितनी इलेक्ट्रिक बिजली के तार की फिटिंग होगी, कितना क्या होगा, अपना अंदाजा लगाया। तो पैसा किन कंपनियों के पास गया होगा? गांव की तो कोई कंपनी नहीं, गांव के पास तो कोई कंपनी नहीं, सारा पैसा कहां गया? बाहर। उन जो बड़ी बड़ी कंपनियों के तार आप यूज करते हैं, अगर आप उनका अंदाजा लगाओगे, वो पता लगाओगे, तो वो पता मिलेगी उन्हीं कंपनियों के साथ तार मिलेंगे जिनके साथ बीज वाली कंपनियों के हैं। बीज वाली कंपनियां भी वही, प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां भी वही, बिजली के तार बनाने वाली कंपनियां भी वही, सीमेंट और बजरी की फैक्ट्रियां भी उन्होंने काबू कर रखी। यानी आपके गांव को कंक्रीट का जंगल बना के सारा पैसा गांव से बाहर। अच्छा जी, वो कौन कंपनियां? आज आपने 2-4 बड़ी कंपनियों में टेस्ट कराते हो, आप जब आप बीमार होते हो ना, टेस्ट करवाते हो, टेस्ट दिल्ली जाएगा, बंबई जाएगा, ऐसा बोलते हैं टेस्ट वाले। वो जिन कंपनियों के जिनकी वो कंपनियां हैं, उन्हीं लोगों की वो कंपनियां हैं जो 1970 में भारत के अंदर हरित क्रांति लेके आई थी। मतलब सोचो, 50 साल इंतजार किया उन लोगों ने आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। एक नाम है जो आपको याद रखना है जिंदगी में, 2-3 नाम है जो फिलहाल के लिए अभी, ये नाम शायद ऐसा लगेगा कि हमने उससे कैसे लड़ेंगे, हम उससे कैसे लड़ेंगे, वो तरीका बताएंगे आपको कि उससे कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन लड़ाई उनसे है, ना हमारे किसी एमएलए एमपी से, ना इस सरकार से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, इन पार्टियों से हमारा कोई लड़ाई नहीं है।
क्योंकि ये सारे के सारे उनके गुलाम हैं, सारे। आप देखो हरियाणा के अंदर जिस टाइम पे खुली हवा में सांस लेने का 500 रुपए जुर्माना था, वो जो मुंह पे ना लाने थे ना, 500 रुपए चलान काटा करते। दिल्ली वाला राक्षस 2000 काटा करता है ना, कि नहीं? अच्छा, कांग्रेस वाला, उसने तो राजस्थान में कानून बना दिया बकायदा कि आप अगर मुंह ढक के नहीं चलोगे तो आपको सजा का प्रावधान कर दिया, बाकी संविधान में नहीं था। मतलब शिवसेना जहां थी वहां भी यही हो रहा था। ना उसमें मायावती बोली, ना उसमें अखिलेश यादव बोला, ना इसमें चौटाला बोला, ना हुड्डा बोला, ना आम आदमी पार्टी का कोई बोला। मतलब सब एक लाइन में। ऐसा तो कभी होया ही नहीं था। पब्लिक डर रही, मीडिया सारी की सारी दहशत फैलाने पे लगी पड़ी। इसलिए आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है जिंदगी भर। अगर कोई साथी यहां अलग अलग पार्टियों के बैठे हो तो दिमाग में बिठा लेना, आप असलियत में उन गुलामों के गुलाम हो। वो हमारा एक ही फायदा उठाते हैं केवल, कि गांव में क्या चल रहा है वो आपसे पूछेंगे। जैसे जब आप हाजिरी लाने जाओगे ना, जो भी हाजिरी लाने जाया अगर अपने नेता गए, वो हाजिरी लाने जाओगा, वो उन्हें बैठेगा और सुना भाई क्या चल रहा है गांव में। वो बताओगा जी फलाना न्यू कर रहा, फलाना न्यू कर रहा, फलानी पार्टी का यो टिकट का यो। अच्छा, गांव वाले के बात कर रहे, जैसी बात गांव वाले कर रहे होंगे अगले दिन आओगा भाषण में वैसी बात फेल देगा गांव वाले को, मैं तुम्हारी बात कर रहा भाई। समझ गए? यानी वो अपने उन लोगों का फायदा केवल इसके लिए उठाता है। बढ़िया। अब वो कौन लोग हैं उसको समझो आप। ये मैं तारे आपको जोड़ के क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके बच्चों को आने वाले टाइम में हम लोग सिखाएंगे कि जो गांव बर्बाद किए योजनाबद्ध तरीके से, उसको बचाओगे कैसे। अगर आपको गलती समझ में नहीं आएगी, जो गड़बड़ हो रही वही समझ में नहीं आएगी, तो फिर तो हम उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ी सी चर्चा लंबी भी चल जाए तो चिंता ना करना, काम की बात है सारी सारी। एक जीएमओ का आपने नाम लिया, मैं दो चीजें बता दूं। गोल गोल चिकने चिकने टमाटर देखे होंगे आपने बाजार में से। पहले जो खेत में टमाटर लगते हैं ना, वो बेढंगे लगते हैं। किसी का पेट लिकट रहा, किसी की टांग लिकट रही, कोई मोटा, कोई बैठा, कोई ऐसा, मतलब सफेद पीड़ा ऐसे करके। टमाटर खट्टे आ गए, और खट्टे होते थे टमाटर, है ना। टमाटर का काम खटाई का ही था। अब वो जो गोल गोल और चिकने चिकने लाल लाल टमाटर हैं, वो मीठे भी होने लगे, और अब उनकी शेप, उनकी शक्ल भी बिल्कुल एक जैसी होने लगी सारे के सारे। ऐसा हो ही नहीं सकता, जो चीज कुदरती होगी वह एक जैसी होगी। इन्होंने मछली का जीन उसके अंदर डाल दिया। अब जो लोग अपने आप को शाकाहारी कहते हैं, वो मछली खाने लग रहे ठाट है टमाटर के रूप में। एक आपको खीरा मिलता है, पहले वाले खीरे में बीज मोटे होते थे, हैं? अब वाला खीरा जो है वो बड़ा दिखने में बड़ा सुंदर होता है। वो हाइब्रिड है, जीएमओ है। जीएमओ, वो भी जीएमओ। जीएमओ का मतलब है किसी और फसल या किसी और जीव के जीन, यानी कि जो हमारा ब्लड के अंदर जीन होते हैं, वो जीन उसके अंदर डाल दो, उसके गुण। आपके यहां पर कोई ना कोई एक परमजित वो नमकीन का पैकेट पड़ा है, वो खा के लगी एक बारी, वो पड़ा। हर घर में नमकीन होती है ना कि नहीं? अपन नमकीन खाया करें, खूब बढ़िया डाल, आ लिया 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 डाल लिया। देखो जी, लगभग लगभग ये नमकीन आपके हर घर के अंदर मिलेंगी आपको। आपको करना कुछ नहीं है, अपने घर में जो भी चिप्स, कुरकुरे और जो कई पैकेट आता है, जो तली हुई चीज होया करे, इसके अंदर आप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं जी, पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत ही पढ़नी है। सिर्फ आपने ये पढ़ना है, इसके अंदर शुरू में ही पहले में लिखा है, किसी का बीच में लिखा होता है, इंग्रेडिएंट अंदर क्या क्या है, ये पढ़ना बस यहां से। ना ना, शुरू से यहां से। इंग्रेडिएंट्स, हाँ, एडिबल, अवेलेबल वेजिटेबल्स, डिल, पल्मोलियन, कॉटन सीड,
ये है, ये पढ़ेंगे, ये क्या है? इसमें लिखा है एडिबल वेजिटेबल ऑयल, जिसमें है पाल्मोलिन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्राउन ऑयल। जो कॉटन सीड ऑयल की बात अभी चल रही है। अभी इसमें मैं आपको बता देता हूं, आप घना जाओगे आपको ये मिलेगा। एडिबल वेजिटेबल ऑयल यानी खाने वाले जो वनस्पति तेल हैं वो है इसके अंदर। कौन से? पाल्मोलिन, कॉटन सीड और राइस ब्रांड। आमतौर पे इसमें पाल्मोलिन और राइस वो कॉटन सीड डलता है। कॉटन सीड का मतलब समझ गए? बिनोले का तेल, कपास। अभी थोड़ी देर पहले सुनील भाई ने आपको बताया कि भारत के अंदर बीटी कॉटन ले आए। बीटी कॉटन जीएमओ है। जीएमओ क्या करता है? पहली बात तो जिस भी तरह से वो कहेंगे वैसे उगेगा। दूसरी बात, जब वो बीज जब मिट्टी के अंदर जाएगा तो आसपास की जमीनों को भी संक्रमण से खराब कर देगा, तो देसी फसल नहीं होगी वहां। यानी आपकी जमीनों को खत्म कर दिया जाएगा कि उसमें आपका जो देसी बीज है वो होएगा नहीं, तो आपको बीज बाजार से ही लेना पड़ेगा। समझे जी? हाँ, पहले कोई भी लेता था, तो जब से ये हरित क्रांति आई तब के बाद लेना शुरू किया। ऐसा है जी, हिंदुस्तान बना है, उससे बाद ये बीज ले रखे हैं, देसी गेहूं बोए कर रहे हाँ, हैं जी। अब क्या हुआ? 20-20 गड्ढे खार के गिरे कर। हाँ, अब जो खार के जो कट्टे गिरा करते वही आ लेके आ रहा हूं मैं आपको। वही जो खार के कट्टे वाली जो कंपनियां थी उसी पे ये जो मैंने आपको बताया बीटी कॉटन, ये मालूम पड़ गया कि बिनोले का तेल जीएमओ है। ब्राजील में एक रिपोर्ट छिपी कि जो भी जानवर या जो भी इंसान जीएमओ खाता है उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो नपुंसक होता जाएगा। ठीक है जी? तो मुसलमान जो कहते रहते और जब खार होगा और 16 डरे में निकले बान में निकले बुखार खत्म है जी। अब ये जीएमओ कैसे लेकर आए आपके यहां? 1970 में हरित क्रांति के नाम पे रॉकफेलर फाउंडेशन, ये जो मैं आपको 3 नाम बताऊं था ना, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर और बिल गेट्स, ये 3 नाम याद रखने हैं आपने। यानी कि जो फिलहाल इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा है ये। असल में तो 13 फैमिली है, वो जो साथी होंगे उनको मालूम है, जो अपने अधीतर हैं उन सबके पास इसकी डिटेल है कि वो कौन सी हैं। अब रॉकफेलर फाउंडेशन ने आपको सबसे पहले हाइब्रिड बीज देने शुरू करे। आपको ये क्या कहते हैं इसको, पेस्टिसाइड देने शुरू करे। आपको खार, बीज, दवाई, डीएपी, यूरिया देना शुरू किया। और उसके बाद से अपनी फसलें, अपनी जो जमीन है, पहले आइसर ट्रैक्टर बा दिया करता, फिर बोले आइसर पे नहीं बाई जाती तो खोड लेना पड़ा, फिर वो उस पे नहीं बाई जाती तो बड़े बड़े ट्रैक्टर, पहले 45 हार्स पावर, फिर 55 हार्स पावर। मतलब आपका हर 5-4 साल में जमीन इतनी करड़ी हो जाए कि बड़ा ट्रैक्टर की जरूरत पड़े, बड़ी एरो की जरूरत पड़े। यो हाल हो गया आज के टाइम पर। यो रॉकफेलर फाउंडेशन 1908 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट बिठाई और 1911 में उसने अपनी रिपोर्ट दी कि पूरी दुनिया में एक जैसा स्वास्थ्य का सिस्टम होना चाहिए। तो 1948 में 45 में WHO का गठन हो गया। WHO जिसके अंडर में अब आजकल ये बीमारियां चलती हैं। इसी रॉकफेलर फाउंडेशन के तेल के कुएं, इसी रॉकफेलर फाउंडेशन की पेस्टिसाइड कंपनी, इसी रॉकफेलर फाउंडेशन की प्लास्टिक कंपनियां, इसी रॉकफेलर फाउंडेशन के नाम पे ये मेडिकल कंपनियां सेम। दूसरा बिल गेट्स का बता देते हैं आपको। बीज काबू कर लिए, सुनील भाई ने आपको बताया, लेकिन वो बीज गए कहां? नॉर्वे के अंदर स्वालबार्ड सीड वॉल्ट के अंदर उन्होंने सारे प्राकृतिक बीज संभाल के रखे हुए हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने के बाद जब गांव के लोगों को गांव से खदेड़ा जाएगा, आप लोगों को यहां से खदेड़ा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आज आपके लिए हर शहर के चारों तरफ, बड़े शहर के चारों तरफ या किसी कस्बे के चारों तरफ 5-5, 10-10 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, छोटे छोटे कमरे जिनके अंदर आपको रखा जाएगा।
क्योंकि आपके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। पानी जमीन का नीचे जा चुका है। पानी के लिए कानून बन रहा है कि अगर जिसके घर में समर्सिबल है 10,000 रुपया साल का देना पड़ेगा उसको, अपना समर्सिबल इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में, ये कानून आ जाएगा। हिमाचल के अंदर कानून आ चुका है कि बारिश का, झरने का, बांध का, नदी का, जोड़ का किसी पानी के ऊपर जनता का अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार है। सरकार चाहे तो प्राइवेट कंपनी को मोनेटाइज करने के लिए दे सकती है। ये कानून बन चुका है, मतलब मैं अभी नहीं कह रहा हूं बनेगा। हरियाणा के अंदर इन्होंने ट्राई किया था कि शहर में जिसका 100 गज का प्लॉट है उसकी 1 लाख रुपए साल का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। आपको याद हो तो बड़ा विरोध हुआ था, उसके बाद उनको ये वापस ले, लेकिन दोबारा आएगा ये। जैसे खेती के कानून इन्होंने वापस ले लिए लेकिन बैकडोर से आने लग रहे हैं, ऐसे ये कानून वापस आएंगे। गुजरात और राजस्थान के अंदर कानून बन चुका है कि जिसके घर में 1 से ज्यादा गाय है, आप 1 से ज्यादा गाय नहीं पाल सकते, और 2 से ज्यादा डंगर अगर आपके घर में है तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, बिजली का और पानी का, कमर्शियल। और अपने हरियाणा के लिए और भारत के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार होने लग रहा कंप्यूटराइज, कि मान लो आपके घर में 5 डंगर हैं और रहते हैं घर में 3 मानस, तो वो कैलकुलेट करेंगे कि 3 आदमियों का इतना खर्चा है, इतना दूध पीते हैं, जो बाकी बच गया दूध बेचते हैं, ऑटोमेटिक टैक्स करा आएगा डंगरों के हिसाब से। आपके डंगरों के आधार कार्ड बनने लग रहे हैं या बन के होंगे, वो कान पे लगे हुए जो, वो उनके आधार कार्ड हैं। आपका जो जोड़ है उसको इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत प्राइवेट कंपनी को ठीक करने के लिए दिया जाएगा। सरकार ये मान चुकी है कि गांव के आदमी निकम्मे हैं, इनसे अपना जोड़ नहीं संभाला जाता, अब हम कंपनी को देंगे। कंपनी वहां मछली पाल सकती है, कंपनी वहां झींगा पाल सकती है, कंपनी उसके बाद पार्क बनाएगी, गांव वालों को लगेगा बड़ी तरक्की हो गई। और फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जैसे स्टेडियम के अंदर घूमने के ऊपर उन्होंने 100 रुपए महीना 200 रुपए महीना चालू किया था, उस जोड़ के ऊपर घूमने का भी टैक्स लगेगा और उसमें डंगरों का पानी पिलाने का भी लगेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने सफाई कर रखी, उसको कमाई करने का अधिकार है। ये है डंगरों के लिए, ये है आपके जोड़ के लिए, पानी के लिए। अब आप एक बात सोच के देखो, खेती का बीज आपके पास नहीं है, पानी आपका अपना नहीं है, डंगर का बीज आपका अपना नहीं है, आने वाले टाइम में देश भूखमरी की तरफ जा रहा है। एफसीआई है, उसको खाली करने की योजना बन चुकी है पहले से ही कि सारा अनाज खाली जाके प्राइवेट कंपनियों के पास चला जाएगा। अब लोग कहेंगे भाई हमारी जमीन पे बन रहे हैं ये साइलोज, तो बड़े बड़े गोदाम, तो हम जाकर अपना कब्जा कर लेंगे। तो आपको बता दें, उनकी रक्षा करने के लिए अग्निवीर तैयार करने लग रहे हैं। जनता के पैसे से 4 साल तक उनको ट्रेनिंग इंडियन आर्मी देगी, बाहर आने के बाद प्राइवेट आदमी अपनी आर्मी रख सकता है। ये कानून बन गया, प्राइवेट आदमी अपनी पुलिस रख सकता है और अपना आर्मी रख सकता है, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी रखता है, ये कानून बन गया। यानी कि बाहर वो जब लोग आएंगे, या तो वो हिस्ट्री शूटर बनेंगे हमारे बच्चे, जो अभी आर्मी के जवान कहने का मतलब है, और नहीं तो वो इन प्राइवेट कंपनियों के साइलोज के आगे और पेट्रोल पंपों के बाहर खड़े होंगे, ताकि आपको ना पेट्रोल डीजल मिले। पेट्रोल डीजल पे भी बैन होने वाला है। नितिन गडकरी का बयान आया था, अगर आपने सुना हो, आज से 3 महीने पहले, कि अगले 5 साल में हम पेट्रोल डीजल बैन कर देंगे आम इंसान के लिए, हैं? आरसी नहीं बनेगी। नहीं, आपके लिए आपको साधन देंगे, आप गुलाम हो तो आपके लिए रास्ता देंगे वो। अब आप ये देख लीजिए, जो हालत श्रीलंका की 5 साल पहले थी, वो हालत आज इंडिया की है। यानी कि अगले 5 साल में, 4 साल में हम लोग श्रीलंका वाली पोजीशन पे होंगे। श्रीलंका कहां है इस टाइम पे? 5 साल पहले श्रीलंका 95% जीडीपी का लोन था। भाई साहब यहीं छोड़ के जाऊंगा, इन्हें यहीं रहेंगे, मैं चला जाऊंगा, लेकिन ठीक है। 5 साल पहले श्रीलंका अपनी जीडीपी का 95% जो है वो लोन पे था। 114% होते ही इकोनॉमी खत्म हो गई।
भारत इस टाइम 100% जीडीपी के 100% के बराबर लोन पे पहुंच चुका है। यानी आपका बच्चा बच्चा भारी कर्जे में दब चुका है, यानी कि अब इकोनॉमी ध्वस्त होने से थोड़े ही दिन दूर है। आज के टाइम पे श्रीलंका के अंदर पेट्रोल पंप के बाहर फौजी जो ये अग्निवीर हैं 4-4 साल वाले, ये सिर्फ यहां नहीं है, ये योजना पूरी दुनिया के देशों में जहां जहां उनका कंट्रोल चलता है, जिनका मैंने नाम लिया, वहां वहां जहां जहां कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं, जहां अंग्रेजों के कभी राज हुआ करते थे, मैक्सिमम पार्ट उन देशों के अंदर सेम बराबर कानून चलता है, उनकी बराबर आईपीसी है, बराबर कानून है, बराबर तरीके का सब कुछ वैसे ही जो ऊपर से ही आता है, वहीं से लंदन से ही चल के आता है, पॉप से। तो इन लोगों ने क्या करा, श्रीलंका के अंदर इस वक्त आपको वीकली पास मिलता है कि आपको महीने में केवल इतना डीजल मिलेगा, इतना पेट्रोल मिलेगा। तो ये कल आपके साथ भी होने वाला है। जमींदार सोचेगा हम तो भाई खेती जो है आड़ के साथ कर लेंगे। पहली बात तो बड़तों के साथ खेती कर नहीं सकते, क्योंकि दो फालतू डांगर रख नहीं सकते, ठीक है। दूसरी बात, अगर करोगे तो आपकी जमीन इतनी सख्त हो चुकी है कि अड़ से वो पटेगी नहीं, आपके बच्चों में मेहनत करने की क्षमता नहीं रही। तीसरी बात, मॉडल APLMX 2017 में बना के बड़द को वन्य प्राणी बना दिया है कि घर में बांधोगे तो चेड़ होगी। बीज का नया कानून आ चुका है कि आप अगर ये साबित नहीं कर पाओगे, किसान ये साबित नहीं कर पाया कि वो बीज कहां से खरीद के लाया, यानी उन्होंने अपना बना लिया, तो कहने का मतलब तो 3 साल की कैद। जमीन आपकी, मैं 99% बोलता हूं जानबूझ के कि 1-2% बच रहे होंगे गांव में, अदरवाइज तो लगभग सबकी जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंकों में गिरवी पड़ी है, ठीक है जी। अब आपकी जमीन गिरवी पड़ी है, आपको डंगरों पे भी लोन देने तैयार है, लाल डोरा तोड़ के आपकी जो घर की है जमीन, इसकी रजिस्ट्री करवा के अब आपकी घरों पे भी लोन दे रहे हैं। यही काम यहां पर बीजेपी करने लग रही है, यही काम आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है, यही काम कांग्रेस राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कर रही है। कहीं आपको यह वहम ना हो जाए कि ये काम सिर्फ बीजेपी का है, ये गलती ना कर दियो, बस किसी सरकार की गलती मत मान लेना, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, और पॉलिसी हमारा ना MLA बनाता, ना हमारा MP बनाता, ना प्रधानमंत्री बनाता, सब वहां से आती है। क्यों? क्योंकि जो मालिक है ना, मालिक आप लोग, मालिक सो गया नौकर ने लगा के। जब आप खेत में नौकर ने लगा के, या फिर दुकानदार अपनी दुकान गल्ले ने उसके भरोसे छोड़ के सो जाओगा ना, तो चोरी ठगी होनी तय है, पक्का है। ये इसीलिए होने लग रहा है आपके साथ, क्योंकि आप सोए पड़े हो। अब आपकी जमीन हो गई उनके पास गिरवी, अब आपको लोन देना है, मान लो वापस चुकाना है, ये और समझ लो, आपका सारा खेल समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैं बैंक हूं, मान लो RBI हूं, और पैसे छापता हूं मैं, पैसे छापने का काम RBI करता है अपने यहां। मैंने पैसे छाप दिए 100 करोड़ रुपया, ठीक है जी, और 100 करोड़ रुपया छाप के मैंने लोन बांट दिया, 100 लोगों को 1-1 करोड़ रुपया बांट दिया, और मैंने कहा कि मुझे 10% का ब्याज चाहिए। तो 100 करोड़ पे मुझे 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 10% का 10 करोड़। कितना मिलेगा मुझे 1 साल बाद? 110 करोड़। 110 करोड़। 100 तो मैंने मेरा मूलधन, और 10 करोड़ ब्याज का, तो 110 करोड़ मिलेंगे, ठीक है जी। मैंने कितने छापे थे नोट? 110 करोड़ कितने लाऊंगा मैं? आप कहां से लाओगे जब आपके पास है ही नहीं? ब्याज जो है, ब्याज केवल कागजों में बनता है। क्यों जी? कागज में चढ़ गया 100 करोड़, भाई इसको छोटा एग्जांपल ले ला, आप 100 रुपए से ले ला, मैंने 100 रुपए ही दे दिए ब्याज के, 100 रुपए ही दे दिए, 100 रुपए दे दिए, और 10 रुपये ब्याज लगा दिया, भाई तने 10 रुपए ब्याज देना है। सबके पास सिर्फ 100, पूरे गांव में 10 आदमियों को दिया, और कहीं पैसा नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं फिलहाल, पिछला अगला जोड़ के, कि भाई 100 रुपए दे दिए। अब इन्होंने 100 रुपए का जब ये कमाएंगे, तो जो बाकी के 9 लोग थे, उन्हीं के पैसों में से तो आपके पास पैसा आएगा, तो ही तो 110 करोड़ बनेगा, 110 रुपए बनेंगे। समझ गए नहीं बात?
यानी कि अगर आपके पास 100 के 100 रहे तो आप अपने पड़ोसी को बोलोगे भाई ये 10 रुपए मैंने दे काने हैं ब्याज पर काना, तो 10 रुपए ले लिए और आपने मेरे को 110 दे दिए, उस पर कितने रह गए? 90 रह गए। उसके पे बोला भाई तो भी दे अपने, वो अगले पता 10 रुपए लेगा कि 20 लेने पड़ेंगे उन्हें? 20 लेने पड़ेंगे और 110 पूरे करता तो अगले पे कितने रह गए? 80 रह गए। उसको अगले से 30 लेने पड़ेंगे। एक टाइम आएगा जब आखिरी आदमी के पास एक भी पैसा नहीं होएगा, लेकिन देने उसने 110 करोड़ है। दे सकता है क्या वो? या 110 रुपए नहीं दे सकता, तो जो चीज उसने गिरवी रख रखी होगी वह देनी पड़ेगी। समझ गए ना बात आप? अब मैं आपको खेल बताता हूं। भारत की इकोनॉमी के अंदर 10 में से 9 रुपए ब्याज के हैं इस टाइम। कागजों में जो चढ़ रहा है ना, 10 में से 9 रुपए ब्याज के हैं। असलियत में केवल 1 रुपया असली है रुपया लोगों के पास। कहने का मतलब अगर आपके गांव में 100 घर हैं और 100 घरों की जमीन नीलाम होके बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे पड़ी है, तो 100 में से केवल 10 आदमी चुकता कर सकते हैं। केवल उतना धन मार्केट में है असलियत में। बाकी का 90 घरों को पास पैसा ही नहीं है, तो वो पैसा चुकता ही नहीं कर सकते कभी भी। यानी आपकी जमीन 100% नीलाम होने वाली है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पानी बचानी, डंगर बचानी, खान न बचानी, बीज बचानी, जमीन बचीनी, बची गांव की सामूहिक जमीन, आपकी पंचायत की जमीन, आपके स्कूल की जमीन, आपके जोड़ की जमीन, आपकी बड़ी की जमीन, आपके जंगल की, आपकी शामलात की, जितनी जमीन सामूहिक है सारी जमीन सरकार अपने नाम कर चुकी है। तो गांव की सामूहिक जमीन भी नहीं बची, आपकी पर्सनल जमीन भी नहीं बची। घर पे भी लोन लेके क्लियर चुकता नहीं कर पाए, तो आपको फिर आपको तो ऐसे भीख मांगनी पड़ेगी कि जहां मालिक रखे वहां रहने को तैयार हूं। फिर आप अपने बच्चों को कहोगे कि तू तो भाग यहां से दूसरे देश में। उन्हें न्यू नहीं पता उड़ा भी हो हाल हो रहा, वहां भी यही हाल है। कब तक भागोगे? यहां से भाग के करनाल, करनाल से भाग के चंडीगढ़, दिल्ली, और फिर दिल्ली तक भाग के विदेश। कब तक भागेंगे? अगर अपने गांव के हालात अपने हाथ से ठीक नहीं किए तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों पोतों का ये भविष्य होने वाला है कि वो उन कबूतर खानों के अंदर बैठेंगे। बड़े सस्ते सस्ते फ्लैट दे रही है सरकार, आप लो फटाफट वहां। आपके गांव में शिक्षा की व्यवस्था को जानबूझ के बर्बाद किया जाता है ताकि आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजो। और जिस बच्चे का, जिस माँ बाप का बच्चा शहर पढ़ने के लिए चला गया, आपको ध्यान हो वो आज तक वापस नहीं आया। शरीर तो उल्टा बेशक आ गया वो गांव में, ध्यान भी वहीं पड़ा है, मौके ढूंढ रहा है गांव से भागने का। बापू यू किला बेच देना, मैंने बाहर बेच देना, करते नहीं कुछ करते, कुछ करके मैंने बाहर बेच, यो तरीका है। यानी आप अपनी जमीनों को अपने हाथों से खोने के लिए तैयार बैठे हो, अपनी औलादों की जड़ों को बिल्कुल सत्यानाश करने के लिए तैयार बैठे हो। आप अपने अगली पीढ़ियों की बर्बादी, मैं उसमें शामिल हूं, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सरकार को केवल एक धक्का मारना है और हम खाई में गए। समस्याएं पता लग गई, राम बचेगा कैसे? और थोड़ी कसर रह जाएगी। अगर मान लो बाय चांस इन्होंने थोड़ी लड़ लुड़ के कर्जे माफ करा लिए किसान ने और थोड़ी जमीन वापस ले ली अपनी, या फिर कैसे बचेंगे? फिर आपके आधार कार्ड को इस्तेमाल किया जाएगा। आपके आधार के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस, आपके खेत की जमीन, आपके घर की जमीन, बिजली का मीटर, पानी का मीटर, मोबाइल का कनेक्शन, बैंक अकाउंट, ITR, आपकी सारी चीज जुड़ गई होंगी, क्यों जी? और फैमिली ID भी जुड़ गई। यानी कि फैमिली में से 5 लोगों में से अगर एक आदमी ने भी सरकार की बात मानने से मना किया तो सरकार ने केवल एक बटन बंद करना है, आपकी सारी सेवाएं बंद। पानी आपके पास है नहीं, जोड़ नहीं, कुआं नहीं, बिजली का कनेक्शन के बिना आप पानी नहीं निकाल सकते अपना, बिजली के कनेक्शन के बिना आप अपने खेत में खेती नहीं कर सकते। अभी थोड़े दिन पहले यही तो टेस्टिंग करी थी इन्होंने 2 साल कि ये नहीं करोगे तो ये नहीं करने देंगे, एक अगर नहीं लगवाओगे तो तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे,
तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। टेस्टिंग करी थी कि इनके लोग लड़ने की कितनी कीमत रह रही है। हरियाणा पंजाब के लोगों में थी थोड़ी समझ हिम्मत, वो भी सरेंडर कर गए इसकी बात। तो ये अब होने वाला है। आपके गांव में आपके मास्टर जी आपकी वोट को, आपकी जिंदगी के साथ जो चीज आपके पास है ना, सब चीजों को आधार के साथ जोड़ने के लिए आपके घर आएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि लट खा के गेट पर खड़े होना पड़ेगा कि गांव में आधार कार्ड का नाम पे नहीं कोई पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड आपके बच्चों की गुलामी का रास्ता है। पैदा होते ही बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आधार कार्ड का नियमान लग रहा है, और आपको ऐसी लालच दिए जाएंगे। किसान को अगर 2000 रुपए वाली भीख चाहिए तो आधार कार्ड जमा कराना पड़ेगा। बच्चे को अगर ये सर्विस चाहिए एडमिशन के लिए तो आधार कार्ड जमा कराना पड़ेगा। अगर आपको ये वाली सर्विस चाहिए तो अरे हमने चंदी तेरी सर्विस को हमारे लिए ये रास्ते तैयार कर, क्योंकि पॉलिसी मेकर का काम है। जो हम कहेंगे, जैसी हम जिंदगी चाहते हैं वैसे माहौल तैयार करना पॉलिसी मेकर का काम है। ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि जनता सरकार होती है, जनता होती है मालिक। ये नेता नहीं होते, अफसर नहीं होते, इनको बिठाया जाता है हमारी सर्विस के लिए। और आप लोगों के लिए बता दूं, आपके लिए नया गुंडा तैयार किया जा रहा है जिसको अभी पंजाब सौंपा गया है। उस आदमी ने क्या किया है, घर घर जाकर के वो हर गांव के अंदर बड़े बड़े चिकने अस्पताल तैयार करने लग रहा है। वो अस्पताल असल में WHO के सेंटर हैं। खुद तो अपना इलाज बेंगलोर में जाके नेचुरोपैथी से करवा के आता है, खुद तो एलोपैथी को नकार रखा है, खुद तो एक दवाई बट्टी नहीं लेता, अपना इलाज नेचुरल तरीका। और लोगों के शरीर में केमिकल पे केमिकल ठोकने लग रहा है वहां बैठ के। जितने मोहल्ला क्लिनिक थे दिल्ली के अंदर, सबके अंदर उनको सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। अब वहां आधार कार्ड, फोटो, लाइव उसका इस्तेमाल कर रखा है। अब पंजाब में यही काम करने लग रहा। बेचारे सरदार बोले और साडा अस्पताल बड़ा चंगा करता। अरे चिकना करके तुमको स्वस्थ रखने के लिए नहीं, तुम्हें को जिंदगी भर बीमार रखने के लिए तैयार कर रहा है वो। स्कूलों का इस्तेमाल वैक्सीनेशन सेंटर में किया उसने। स्कूलों का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए कुछ नहीं। पढ़ाई के लिए मैं जब मनीष सिसोदिया के पास गया, मैंने कहा भाई बिल्डिंग बन गई बढ़िया, और रोजगार की गल है, और तन्ने सारा पता न, तो तू रोजगार की तो बात करे। पढ़ने का क्या है, तेरे बालक के 80 की जगह नंबर 90 आ जाएंगे, 90 की जगह 100 आ जाएंगे। रोजगार कहां है? रोजगार के नाम पे लोन देना शुरू किया, उसका ड्रामा शुरू किया कि लोन देंगे हम तुम्हें। कोई लोन का मतलब क्या पता है? पढ़ाई के नाम पे लोन का मतलब है कि आपका बच्चा जिंदगी भर वहां नौकरी करेगा जहां सरकार चाहेगी। वो लोन दे रहा है। मतलब वो लोगों को ऐसे मुट्ठी, वो उससे भी तगड़ा नीच आदमी निकलेगा, देख लेना गारंटी से। लोग बड़े तैयार हो रहे हैं। केजरीवाल में और मोदी में ज्यादा फर्क नहीं है। उसको तैयार ही बीजेपी ने किया था। अन्ना आंदोलन बीजेपी का आंदोलन था, RSS का फंड किया हुआ, मैं उसमें हिस्सा था। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पंजाब बनाने में, पंजाब का संगठन खड़ा करने में सुच्चा सिंह छोटेपुर के साथ में थे हम। लेकिन जब वहां देखा गंद मचाया 2016 के इलेक्शन में, तो मैंने कहा तुम तो ये वाला गंद हरियाणा में मचाओगे कल को आके। 16-17 की बात बता रहा हूं। वहां पे अन्ना आंदोलन में परमानेंट थे हम बैठे हुए उस संघर्ष के अंदर, चाहे रामदेव का आंदोलन थे। लेकिन लोगों का क्या है, लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं ये बदलेगा। जैसे आज मैं आया हूं, आपको लगा वो बच्चा बात बड़ी बढ़िया कर रहा है। जिस दिन आपने ये कह दिया भाई ठीक है देवेंद्र तू आगे चल हम तेरे साथ हैं, उसी दिन समझ लो आपने मेरे को नेता बनाना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने नेता बनाना शुरू कर दिया उस दिन मैं आपको बेचने की तैयारी शुरू कर दूंगा। मतलब आप जब तक किसी और को नेता बनाओगे, किसी और के पिछलग्गू बनोगे, तब तक आप अपने बच्चों की बर्बादी का रास्ता उसके हाथ में सौंपते जाओगे। कमान रखनी है गांव को अपने हाथ में। गांव को क्या चाहिए, कैसी जमीन चाहिए, कैसे बिजली चाहिए, किस रेट में चाहिए। कोई भी गांव का बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई भी गांव का बच्चा बेरोजगार ना रहे, इसकी पॉलिसी बनानी है। अभी आपके गांव में सरपंची के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के चुनाव हैं। एक आधे ताऊ तो पूछ ले, ताऊ किसने वोट दोगे? वो कहेगा भाई देखेंगे कौन सा ज्यादा खर्चा करेगा। अच्छा पूछेंगे भाई काम करेंगे, अच्छा कितने काम करेगा बताइए एक बार, काम की लिस्ट ले लो एक बार। बोला नहीं तो
फलाने की पार्टी नहीं जिताएंगे। अच्छा, फलाना आके काम करेगा क्या थारे? भाई कई बार ना ये सरकार के जो, अगर कोई आरएसएस का बंदा हो या बीजेपी का हो तो वो बुरा ना मानियो, या दूसरा हो, वह क्या कहेंगे, और के ऑप्शन है भाई, मोदी के अलावा और के ऑप्शन है। अच्छा, उसने न्यू पूछियो, किसी ने भी पूछियो, अच्छा न्यू बता भाई, तेरी वोट तय मोदी प्रधानमंत्री बनेगा के? एक के वोट पे समुंदर को रंग थोड़ी भर देगा मेरे दोस्त। वोट एक कीमती होगा मेरे दोस्त, वोट जो है वो या तो मेंबर पंचायत बनाती है, या वो सरपंच बनाती है, या आपकी जिला परिषद बनाती है, या आपकी विधायक बनाती है, या ब्लॉक समिति का मेंबर बनाती है, या वो एमएलए बनाती है, या एमपी बनाती है। एमपी से आगे आपकी वोट काम नहीं करती। एमपी मिलके प्रधानमंत्री को वोट चुनते हैं, आपकी वोट एमपी चुनती है, यानी आपका जो सांसद है वो चुनती है आपकी वोट। आपकी वोट का मतलब है आपका सांसद कौन है। सांसद के पास अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है तो वो वहां जाकर के कुछ नहीं कर सकता। पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी ने एमपी लैड का पैसा नहीं दिया, एमपी लैड का पैसा नहीं दिया, पैसा ही नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों ने वोट मोदी के नाम पे ली थी। जो आदमी किसी और नेता के नाम पे वोट मांगेगा इसका मतलब वो आपका है ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर वो आपका है तो आपके बीच का होगा, तो आपकी मदद से जाएगा, तो आपके काम करेगा या आपसे पूछेगा, लेकिन आप उससे सवाल ही नहीं पूछ पाओगे। अभी इन्होंने क्या खेल खेला कि ये बड़े नेता के नाम पे वोट मांगने लग गए। मैं हिमाचल में गया और गुजरात में गया तो वहां दीवारों के ऊपर एक वो लगा मिलता है फोटो। उधर जब बीजेपी की बात चल रही है तो वहां फोटो है उसका, नरेंद्र मोदी का। जब वहां फोटो चल रही है तो वहां राहुल गांधी का फोटो है कांग्रेस के लिए, और आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल का। उसमें लिखा होता है एक मौका केजरीवाल। केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेगा, यहां का भी, पंजाब का भी केजरीवाल, दिल्ली का भी केजरीवाल, हिमाचल का भी केजरीवाल, फिर यहां भी एक मौका केजरीवाल हुआ। केजरीवाल थोड़ी आएगा यहां। आपने लीडर कितने तैयार करे? मैं केजरीवाल से अगर पूछता हूं या मोदी से पूछता हूं, आपने लीडर कितने तैयार करे? गांव को संभालने के लिए गांव का ही युवा चाहिए ना। गांव के लोगों को तैयार कितना किया? ये कोई नहीं करता। वो तो चाहते हैं कि ये बोलने वाले तैयार हो गए तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए जनता सरकार मोर्चा ने यह निर्णय लिया कि आपके गांव में बोलने वाले लोग तैयार किए जाएंगे, आपके गांव में आपकी समस्याएं बताई जाएंगी, उनके समाधान बताए जाएंगे। और गांव के बाहर अगर एक बोर्ड लग जाए कि जिस मेंबर ने या जिस उम्मीदवार ने इन समस्याओं का पता हो, इनका समाधान पता हो, वो गांव में बढ़ जियो वोट मांगने से, अपना बाहर रहो भाई, क्या दिक्कत है? हमें करोड़ों रुपए खर्च करने वाले उम्मीदवारों की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है कि हमारी ये समस्याएं हैं, इनकी समाधान किसके पास है वो आ जाओ, और नहीं तो अपना तैयार कर लेंगे हम। आपकी समस्या है, आपके बच्चे हैं, आपका गांव है, समाधान आप ही के पास है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग केवल इतना कर सकते हैं कि जैसे हरजीत जैसे बच्चे हैं और गांव के जो नौजवान बच्चे हैं वो अगर आगे आते हैं तो हम लोग इन बच्चों को इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बता के उसके बाद आप गांव वालों के लिए जागरूकता चालू कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि भाई ये काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं, आप मेरी 2012 की स्पीच सुनना और फिर 2015 के बाद मनीष सिसोदिया की स्पीच सुनना। मनीष सिसोदिया की स्पीच वही है जो मेरी 2012 की स्पीच है, जिस मुद्दे पे वो काम करने चला था। अभी वो थोड़ा सा दूसरे एंगल पे चल पड़ा क्योंकि तब हम बहुत गहराई से जुड़े हुए थे उनके साथ। मैं इंडिया का पहला पर्सन हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम किया है कि हम 3 साल की उम्र के बच्चे से लेकर के किसी भी बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास कैसा टैलेंट है। भाई गांव के आदमी की या शहर के भी आदमी की, मतलब माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है इस बच्चे का कराएं क्या। भाई 10 साल 12 साल पढ़ा दिया स्कूल में, पढ़ाने के बाद क्या कराना है, ये समस्या है जी सबकी। किसी को रास्ता नहीं मिल रहा। नौकरी के लिए आपको सच्चाई बता देते हैं,
जितना बच्चा 12वीं करता है या फिर ग्रेजुएशन करता है, उसका केवल 1% नौकरियां उपलब्ध हैं देश के अंदर। यानी कि 99% बच्चों को नौकरी मिलेगी ही नहीं कभी भी। फिर दूसरी बात, जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो, चाहे मोबाइल पे करो, चाहे गाड़ी पे करो, चाहे बाइक पे करो, चाहे गद्दों पे करो, चाहे घर का सामान लाने पे करो, राशन पानी और दूसरा सामान लाने पे करो, वो सारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों को जा रहा है। आप अपने बच्चे की पढ़ाई की बात करो। मैंने एक गांव के अंदर रिसर्च करी थी, एक गांव में जिसमें 4000 के करीब जनसंख्या थी, उस गांव का लगभग 1300 बच्चा शहर पढ़ने के लिए जाता है। आपके गांव में 4000 वोट है, तो आपका बच्चा लगभग 1500-2000 की रेंज में बच्चा आपका बाहर पढ़ने के लिए जाता होगा। उस गांव में 53 लाख रुपया महीने का 4-5 प्राइवेट स्कूलों के मालिकों की जेब में जा रहा है। 53 लाख मतलब लगभग 50 लाख हो गया, कम से कम कर रहे हो, साल का हो गया लगभग 6 करोड़ रुपया। 6 करोड़ रुपया अपना जमींदार अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहा है पूरे गांव का। वो 6 करोड़ में उसके हिस्से क्या आता है? 6 करोड़ 1 साल का और 5 साल का 30 करोड़ लगाओगे साहब, पूरे गांव में हिसाब लगा के देख लेना, 30 करोड़ रुपया खर्च करके 30 बच्चों को भी रोजगार नहीं मिला होगा। क्यों जी? इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी गांव का पैसा था सारा वेस्ट हो गया, किसी काम आया नहीं। अगर गांव वालों को यह बात समझ में आ जाए कि जब बच्चा 3 साल का है, हमें पता लग गया कि ये खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हुआ है, ये आर्टिस्ट है, इसके म्यूजिक के हैं, या इसका ये साइंटिस्ट है, क्या है मतलब ये पैदाइशी, उसकी तैयारी गांव में क्यों ना शुरू कर दें। भाई मान लो गांव में 100 खिलाड़ी पैदा हो गए, 100 के 100 माँ बाप एक तो शहर जाओ अपने बच्चे को लेके, और 100 के 100 माँ बाप इकट्ठे करके अपना इंतजाम करके जो कोच है उसमें गांव में ले आओ। कौन सा आसान है? गांव में लाने वाला आसान है, क्योंकि मिलके कुछ भी किया जा सकता है, कल्ले कल्ले आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तेरे बंसी डाल आया था हमारे गाँव में, और वो आज पार में वो खड़े हो गया। तो हमारा एक अमर सिंह था सरदार, तो बंसीलाल अपनी स्पीच दे रहा था, उसके बाद उन्हें चढ़कर दी स्पीच। बंसीलाल बहुत जार बाहर, मैं तो बने बनाए उसी साल हार गया बंसीलाल। थोड़े इलेक्शन थोड़ी होता है ना, ये तो स्पीच देना है। अब आपको ये सोचना है, मैं ताऊ वोट मांगने को नहीं आया बात क्या ना। गाँव में हमारे सरपंच था, हाँ, उस पर पुलिस बात देख रहे, देखो बड़न देख रहे। आप लोगों को तोड़ने का जो षड्यंत्र चला है ना, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने, आज जो गांव का माहौल मैं देखता हूं ना, कुछ लोग मेरे साथी हमसे बोलते हैं कि आपने बड़ा मुश्किल पंगा ले लिया हो, मतलब आपको गांव में से वोट भी नहीं लेनी, कुछ चाहिए भी नहीं, और आप गांव को समझाने चल रहे हो। लेकिन गांव की हालत क्या है? एक तो चुनाव की झूठ हर 5 साल में, मतलब 5 के 2-3 साल में हाल है, सरपंच का आ गया फिर एमएलए का आ जाएगा, फिर एमपी का आएगा फिर एमएलए का आएगा, यूं करके हर 2 साल में चुनाव आ गया। फिर LIC वालों ने, जो ये बीमे करने वाले थे, इन्होंने घड़ी झूठ फैलाई। उससे पहले ये जो MLM कंपनियां थी, 4000 में मेंबर बन गया, 5000 में, 6000 में, इन्होंने अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों के बहुत पैसे लुटवाए। ये जो झूठ चली ना आपस में समाज में, इसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर भरोसा टूटा है लोगों का। और ये इतना आसान नहीं है जितना आसान मतलब हम समझ रहे थे। हमें मालूम है कि बहुत जोर लगेगा लोगों को ये समझाने में कि किसी का पिट्ठू बनने की बजाय, किसी पार्टी का पट्टा गले में डालने की बजाय अब अपने गांव के साथ मिलकर एक बार बैठ के चर्चा तो कर लो। क्योंकि जब गांव बर्बाद होएगा तो आपका बच्चा भी बर्बाद होगा, उसके अंदर आपका बच्चा बचेगा नहीं। आप उस टाइम पे अपने पर्सनल स्वार्थ में, माँ बाप क्या सोचते हैं, देखो आप अपने लगा लो हिसाब किताब, किसी पार्टी के पीछे आपके गांव के 2 या 3 लोग होंगे जो मुखिया होंगे, ज्यादा उनकी भी आपस में जूत बजेगी कि मेरी बननी चाहिए ऊपर पार्टी में। वो भी आपस में एक दूसरे की जड़ काटने पर लगे रहते हैं, और मुश्किल से 2-4 साल धक्के खा के लाखों रुपए बर्बाद करके किसी एक के बच्चे को नौकरी मिलती है, और उस उम्मीद में बेचारे 10-10 साल उनके पीछे अपने जूते रगड़ाते रहते हैं कि साला मेरा भी नंबर आएगा कभी तो। ये जो तरीका है ये टोटली गलत है। जो आदमी आपके गांव के लिए नहीं सोच रहा है, जो केवल अपनी पार्टी के लिए सोच रहा है, जो उधर के लिए सोच रहा है, वो आपका हितैषी नहीं हो सकता।
समस्या यहाँ है तो समाधान भी यही है। आपको बैठ करके एक बार चर्चा करनी पड़ेगी, सारे मतभेद बुला करके। सरपंच का चुनाव में तो मैं अब तो क्या कहूंगा, क्योंकि चुनाव आपके नजदीक हैं, फिर भी अगर आप लोग पैसा बचाना चाहते हैं और गांव को भी बचाना चाहते हैं, या तो एक काम किया जा सकता है कि सर्वसम्मति से कोई चुनाव चुना जाए। जिन जिन गांव में अभी, जैसे हमारे जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं सुशील भाई, उनका गांव है चुड़पुर में, जींद में, उन्होंने कल परसों निर्णय ले लिया भाई हम गांव से एक बच्चे को सर्वसम्मति से जिताएंगे, और वो बना भी दिया उन्होंने, दूसरों फार्म भी खा लिए बाकी सबने, तो ये करा। अब हम जनता सरकार मोर्चा के साथी उन गांवों की पंचायतों को सम्मानित भी करेंगे जिन गांवों ने ये काम किया। या दूसरा काम आप ये कर सकते हो पैसा बचाने के लिए, क्योंकि जो पैसा वो कैंडिडेट बर्बाद करेगा, वो आपको समझना पड़ेगा कि 4,000 रुपए तनख्वाह होती है सरपंच की, और 4,000 रुपए में एक बड़ी गाड़ी की टंकी फुल नहीं होती, तो वो पैसा कहां से लाएगा, बाकी पूरा करेगा। जो 10 लाख रुपए अगर उसने खर्च कर दिया तो कहां से लाएगा वो आप ही का पैसा बर्बाद करेगा। तो उसका तरीका ये है, ऐसे ही गांव की किसी बड़ी चौपाल में सारे गांव में इकट्ठा कर लो, 1 घंटा तू बोल, 1 घंटा तू बोल, 1 घंटा तेरे को सुनेंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा समाधान होगा समस्याओं का, वो समस्याओं पे समाधान बताएगा, बस कि ये समस्या है, इसका समाधान ऐसे करूंगा, ये समस्या इसका समाधान ऐसे करूंगा, ये समस्या इसका समाधान ऐसे करूंगा, वो बताएगा। जो आपको चूज करेगा भाई ये आदमी ठीक है, ज्यादा समर्थन जिसके साथ आए, जितना वहां पर हो, वो आदमी सारे के सारे कैंडिडेट कि हम पहले साल में यहां तक कर देंगे, दूसरे साल में यहां तक, गांव की ग्राम सभा के नाम पे एफिडेविट दो, आज वो ना करे तो साल भीतर 420 में अंदर करेंगे कि तू झूठ बोल के वोट लेगा हमारी। ऐसे करके गांव को इकट्ठा होना पड़ेगा इन चोरों के खिलाफ, क्योंकि आज के टाइम राजनीति के अंदर इन लोगों ने ऐसी भावना बना दी, ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि केवल गंदा और पैसे वाला आदमी ही जाने की हिम्मत करता है। शरीफ और गरीब आदमी आज राजनीति में खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता, बेइज्जती से डर लगता है, इतना अड़के अड़ नहीं सकता उनके आगे, इतना बहस नहीं कर सकता और इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। ये वापस उस तौर पर लाना पड़ेगा कि गांव की कमान जो है, लोगों की कमान, निर्णय लेने की कमान शरीफ और अच्छे आदमियों के हाथ में आए। इसके लिए शरीफ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। गांव में निकम्मे और बदमाश, गंदे, खराब लोग केवल 2-4 मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर गांव का ईमानदार आदमी खड़ा होकर डट जाएगा, बोलने लग जाएगा, तो ये भाग जाएंगे सब, इनको जगह नहीं मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि गरीब आदमी, जो शरीफ आदमी और ईमानदार आदमी डरता है बोलने से, उसको ये लगता है मरने की जरूरत पड़ रही है, मेरी के एकले की है, सारे गांव का नाश होगा तो मेरा भी हो लेगा, सारा गांव लुआ हुआ तो मैं भी लुआ लूंगा, सारा गांव लुक रहा, मतलब वो नाश में भी सारे गांव की गेल है। उसकी शराफत की अंदाजा लगाओ आप उसका कि नाश होने लग रहा, फिर बिनु का सारा गांव का होगा तो मेरा भी हो जाएगा भाई, सारा देश मरेगा तो हम भी मर जाएंगे भाई। ये एटीट्यूड खत्म करके हमको अगली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए एक टास्क देता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि खेती बचानी है, बिना जहर की, बिना उसकी खेती पे काम करना है, तो सुनील है, ये पिछले 10-12 सालों से ऐसी खेती पे आपको ट्रेंड कर सकता है कि आपको अपने खेत में 1 पैसे का पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा, 1 पैसे का खाद दवाई नहीं डालना पड़ेगा। जमीन का पोषण जमीन से पूरा किया जा सकता है और आपकी पूरी पैदावार 1 दाना कम नहीं होएगा पड़ोसी से या फिर पिछले साल से। इसके लिए ये काम कर रहा है, आप इसको बुला सकते हो। 2-3 घंटे की ट्रेनिंग का प्रोग्राम गांव वाले इकट्ठे करके चौपाड़ में कहीं पे भी, ताकि ये बोलता रहे और आप सुन के उसके बाद में सवाल पूछो अपने सारे। एक तो ये, दूसरा, आप अगर शिक्षा के ऊपर काम करना चाहते हैं, एजुकेशन के ऊपर, तो उसके लिए आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करने का कि हर बच्चे को रोजगार गांव में ही मिले और गांव के आसपास तैयार हो जाए। इसके लिए हम लोग गांव ढूंढ रहे हैं कि कोई गांव के लोग साथी आए आगे, और उसके बाद गांव में हम ऐसा माहौल चालू करने का शुरुआत करें। तो गांव आए, आगे आकर के हम आपके नौजवानों को ट्रेनिंग देंगे। अब आपके नौजवान फिर आपके गांव को, क्योंकि आपका ही गांव का आदमी बदलेगा आपके गांव को, बाहर का कोई आदमी नहीं बनेगा। किसी को कोई ठेका नहीं ले रखा, किसी मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी आपके गांव के लिए काम नहीं करेगा, आप ही के गांव को करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रयास है हमारे जो हम कर रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के अंतर्गत। यहाँ तक कि बीमारियों के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि आपकी ऋतुचर्या, दिनचर्या में अपने आचार्य आनंद जी हैं यहाँ पर, ये इस पे काम करते हैं, ये नाड़ी वैद्य भी हैं, तो लंबे समय से इसके ऊपर आपको स्वास्थ्य के
उसके ऋतुचर्या के और चीज़ों का आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, जिससे आप अपने मतलब अपने बच्चों के स्वास्थ्य को भी ठीक रख सको। तो इन सारी चीज़ों पे हम लगातार काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश ये है कि एक तो इस टीम के साथ लग के जो आपकी लोकल टीम है अरिजीत भाई के साथ आप और लोगों से संपर्क करो, और फिर कल को अगर कोई मीटिंग होती है तो उसके अंदर फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, और भविष्य में बड़ी जल्दी अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी इस उम्मीद में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।